तो ये जो बुक है इसमें आपने पर्सनालिटी के 5 पिलर के बारे में बात करी है जी। तो थोड़ा सा बताएं वो 5 पिलर कौन से हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। तो ऐसा कौन सा एक पिलर है जिस पे अक्सर लोग निगलेक्ट कर जाते हैं कि यार नहीं मेरा तो ये ठीक होगा या सबसे पहला पिलर ही लोगों का सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल पिलर। आपकी कमर में दर्द है, आपको ऑफिस पहुंचना है, भले ही आपका बैक पेन स्लिप डिस्क क्यों ना हो जाए, बट आप ऑफिस टाइम पे पहुंचेंगे। टैलेंटेड लोग होते हैं वो अक्सर कॉन्फिडेंस में बहुत लैक करते डिपेंड करता है कि उस हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस तो उसका कितना रोल रहता है। आपका ईक्यू आपको मदद करता है समाज में ऊपर उठाने में। सिर्फ अपने हैंड्स को बहुत जोर से रब करेंगे आप, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, सिर्फ उनको लगभग 1 फीट के डिस्टेंस पर रखिए और हैंड्स को स्लो मोशन में मूवमेंट करना स्टार्ट कीजिए। मुझे जैसे लग रहा था कुछ है। तो आप हैं लीडरशिप बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट। जी। तो ये तो काफ़ी लंबा एक नाम है आपकी प्रोफेशन, तो इसको ऑडियंस को थोड़ा इजी वे में समझाएं कि ये क्या है। तो अगर इसको बहुत इजी तरीके से माशो आपसे बात करूं, लीडरशिप बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट, नो डाउट सुनने में बड़ा अच्छा नहीं कहूँगा, बड़ा लंबा लगता है। हाँ लंबा लगता है। लेकिन जब इस वर्ड के पीछे जाते हैं तो हम एक्चुअली में समझ पाते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, आज के टाइम पर मैं कॉर्पोरेट्स के अंदर काम करता हूं लोगों के बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करने में, ओके। उनकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा आसान बनाने में, उनके वर्किंग स्टाइल को थोड़ा इजी बनाने में, और कैसे वो अपने काम से प्यार कर सकते हैं। ओके। तो इसीलिए इस वर्ड का नाम दिया गया है लीडरशिप बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट। ओके तो इसको छोटे फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो leadership लीडरशिप consult- कंसल्टेंट कह सकते हैं। छोटे फॉर्म में बात करें तो आप मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनर बोल सकते हैं, ओके। कॉर्पोरेट कंसल्टेंट बोल सकते हैं, लीडरशिप कंसल्टेंट बोल सकते हैं। तो आपकी जो कंपनी है उसका नाम द लीडिंग नेविगेटर। द लीडिंग नेविगेटर्स। तो वो जो कंपनी किस तरीके से काम करती है, उसका काम क्या है। ये आपने, अगर मैं बात करूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मुझे समझने के लिए मेरी, अगर आपने कंपनी के काम को समझ लिया तो मैं ये कहता हूं कि आपको मैं समझ में आ जाऊंगा। ओके। बेसिकली द लीडिंग नेविगेटर्स, जिसको मैंने और मेरी बिजनेस पार्टनर दीक्षा, हम लोगों ने 2023 के जनवरी में स्टार्ट किया था। ओके। तो हम लोग 4 डायमेंशंस में काम करते हैं, जिसमें पहला डायमेंशन है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, ठीक है। जिसमें जितनी भी नॉन टेक्निकल बिहेवियरल ट्रेनिंग्स हैं हम सारी की सारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग्स देते हैं। दूसरा डायमेंशन है जिसको हम लोग बोलते हैं टीम बिल्डिंग सेशंस। कई बार कॉर्पोरेट चाहता है, कंपनी चाहती है कि हम लोग रूटीन ट्रेनिंग्स ना करें और रूटीन ट्रेनिंग्स की जगह हम लोग कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें या टीम बिल्डिंग सेशंस करें, जी। फन एक्टिविटीज करें, या आम भाषा में आप उसको गेमिफिकेशन बोल सकते हैं। गेमिफिकेशन गेमिफिकेशन मतलब गेम्स वगैरह। बट इन प्रैग्मेटिक वे ओके। विद प्रॉप्स, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। थर्ड सेगमेंट है हमारा जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं, दैट्स वेलनेस। वेलनेस, okay. हेल्थ एंड वेलनेस। हम डॉक्टरेट इन योगा थेरेपी, और कॉर्पोरेट के लिए हम लोग थ्रू आउट द ईयर के लिए कुछ ऐसे वेलनेस प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं जहाँ पे वो अपने फिजिकल के साथ साथ मेंटल और इमोशनल लेवल को भी असेस कर पाएं और उसके साथ साथ इंजॉय कर पाएं। ओके। फोर्थ, वी आर इनटू एंड टू एंड ऑफ साइट्स, जिसके लिए हम लोग किसी भी कॉर्पोरेट को एंड टू एंड ऑफ साइट्स देते हैं, जहाँ पे उनका ट्रैवल, स्टे, उनकी ट्रेनिंग्स, टीम बिल्डिंग्स, और वहाँ जाने के बाद अगर उनको कहीं ट्रैकिंग पे जाना है या घूमने जाना तो वो भी हम लोग उनको करके देते हैं। ओके। तो बेसिकली द लीडिंग नेविगेटर्स इन 4 वर्टिकल्स के अंदर काम करती हैं। आम भाषा में बात करूँ तो मेरी कंपनी आज के टाइम पर वन टाइम सॉल्यूशन है इन L&D सॉल्यूशंस। लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप बात करेंगे, किसी भी कॉर्पोरेट को L&D से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए तो हमारी कंपनी सक्षम है वो सारी की सारी सुविधाएं उनको डिलीवर करने में। ओके। तो इसमें आपका क्या रोल रहता है एज एन इंडिविजुअल। अगर मैं बात करूं, मुझे बहुत मज़ा आता है लीडरशिप लेवल पर ट्रेनिंग्स देने में, जहां पर हम लोग थ्रू आउट द ईयर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कॉर्पोरेट्स के लिए बनाते हैं। ओके। मिड सेगमेंट टू हायर सेगमेंट आप कैसे जा सकते हैं उसके लिए हम लोग काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड टू एंड टीम बिल्डिंग सेशंस डिलीवर करने में। ओके। जहाँ पे मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। आज मेरे पास 400+ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम लोग डिज़ाइन करते हैं और डिलीवर करते हैं। ठीक है। और हर एक्टिविटी विद एक सर्टेन आउटकम होती है। अच्छा। दिखने में वो एक्टिविटी लगेंगी, गेम्स लगेंगी, बट जब आप उनको पार्टिसिपेट करते हो तो एक्चुअल में आप फील करते हैं कि वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो जैसे आपने मुझे बताया कि 400 एक्टिविटी हैं, तो इसमें से आप कोई एक्टिविटी बताना चाहें या मुझसे करवाना चाहें कि कुछ निकल पाए उसका आउटकम। बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। यूजुअली जो हमारी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो टीम्स को बॉन्ड करती है। तो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कम एक्टिविटीज़ होती हैं, वो टीम्स फॉर्म करते हैं
और वहाँ पे हम डिलीवर करते हैं। बट अगर आप करना चाहें जी तो मैं आपको एक आपके स्पिरिचुअल लेवल और मेडिटेशन लेवल पर एक एक्टिविटी प्रैक्टिस करा सकता हूँ, जिसको आप इंस्टेंटली अभी के अभी फील कर सकते हैं। तो करके देखते हैं सर उसको। बिल्कुल करके देखते हैं। उसके लिए आप अपने हैंड्स को थोड़ा फ्री कर लीजिए। अच्छा सिर्फ अपने हैंड्स को बहुत जोर से रब करेंगे आप। ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। बहुत जोर से आपने हैंड्स को रब किया, जब हाथों में हीट जनरेट होने लगे सिर्फ उनको लगभग 1 फीट के डिस्टेंस पर रखिए और हैंड्स को स्लो मोशन में मूवमेंट करना स्टार्ट कीजिए। जो एक्सपीरियंस होगा वो उसके दौरान हम लोग बात करेंगे। थोड़ा अच्छे से रब कीजिए, खूब अच्छे से। अपने हाथों को लगभग 1 फीट के डिस्टेंस पर रखिए। और कर लेता हूँ। इतना काफ़ी है। अच्छा ठीक है। अब बिल्कुल स्लो मोशन में आप अपने हैंड्स को क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कीजिए। सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर आप अपने हैंड्स को थोड़ा सा क्लोज लेकर आएंगे। धीरे धीरे आपको अपने दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स फील होना स्टार्ट हो गई। आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि दोनों हाथों के बीच में कुछ है। सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर इसको क्लोज लेते हुए आइए और लगभग 5 से 6 इंच के डिस्टेंस पर इसको ले आइए। हाथों को एक दूसरे की तरफ प्रेस कीजिए, देन स्ट्रेच बैक। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके हाथों के बीच में इतना मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है कि हाथों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। बाद में आप अपने हाथों की अंजलि बनाकर ये एनर्जी अपनी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के चारों तरफ हमारी बॉडी से निकलने वाली इलेक्ट्रो रेज से जी एक ऑरा बिल्ड होता है। उस ऑरा के अंदर एक एनर्जी होती है जी। ये आपकी उस ऑरा की एनर्जी है। ओ बल्कि मुझे जैसे लग रहा था कुछ है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे ये ऑरा एनर्जी आपकी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। अच्छा। और पर्सनल लाइफ में आपको बहुत मदद करती है दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। दूसरे लोगों जी कैसे? मतलब ये चीज़ करने से जी मैं किसी को क्या इन्फ्लुएंस कैसे कर पाऊंगा? मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो ऑरा बिल्ड होता है वो हमारे थॉट्स के साथ बिल्ड होता है। कभी आपने नोटिस किया कि आप कुछ लोगों से मिलते हैं, मिलने के बाद पहली मुलाकात में ही आप उनके साथ घंटों बिता देते हैं। हाँ जी और कितना अच्छा लगता है जी। लेकिन एट द सेम टाइम कई बार आप किसी इंसान से मिलने गए, आप नहाकर रेडी होकर गए हैं, हाई इन एनर्जी है, किसी इंसान के पास बैठने के बाद 2 मिनट के अंदर ही आप अनकंफर्टेबल सा फील करने लगते हैं। होता है ऐसा। या कई बार नींद आने लगती है और आप कई बार सोचते हैं मैं इतना हेल्दी था, इतना फिट था, ये क्या हुआ? हाँ ये सारा खेल आपकी एनर्जी का होता है, आपके ऑरा का होता है। जी। ये जो एक्टिविटी है ये आपके उस ऑरा की एनर्जी को बिल्ड करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी आपकी इंटरनल एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इसका आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध के बारे में अगर आप कभी पढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध का जो ऑरा था वो 31 माइल्स का था। ओके। अगर किलोमीटर में बात करूँ लगभग 45 से 46 किलोमीटर का उनका ऑरा का एरिया था। और जहाँ पे भी भगवान बुद्ध होते थे उस 45-46 किलोमीटर के अंदर सब कुछ नॉन वायलेंट जोन पर होता था। कोई वायलेंस नहीं होती थी, कोई किसी को हर्ट नहीं करता था। ओके। वो भगवान बुद्ध के ऑरा का प्रभाव था। ओके। हम लोग ये एक्टिविटी करके अपने ऑरा की उस एनर्जी को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जब आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ दूसरे लोगों से मिलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वीक एनर्जी वाला इंसान है वो आपसे इन्फ्लुएंस भी होता है और आपकी बातें ही मानता है। तो ये तो आपने बोल दिया वीक एनर्जी वाला। अब मेरे जैसे मान लीजिए चलिए मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया जी और मेरे सामने भी स्ट्रॉन्ग वाला बैठ गया, जी, जो भी ये कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा। आप नहीं, कुछ भी कर मेडिटेशन रहा से आप होगा। मल्टीपल हाँ। चीज़ों से चक्रा क्लींजिंग से अपनी एनर्जी अच्छी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब स्ट्रॉन्ग वाले बैठ गया, मुझे उसको इन्फ्लुएंस करना है, नहीं होगा। लेकिन आपके विचार एक दूसरे से मेल खाएंगे। मेल खाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कन्वर्सेशन है वो हेल्दी डायरेक्शन में जाएगा। ये इस पे लग रही है विद यू। तो जैसे आपने बोला कि चक्रा क्लीनिंग भी कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें बताई जी, ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसमें आप भी करवाते हैं ये या फिर किसी और को आप रिकमेंड करेंगे लाइक? नहीं, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि आई एम डॉक्टरेट इन योगा। मैंने अपनी स्कूलिंग के बाद अपनी बीएससी, एमएससी और इवन माय पीएचडी, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो योगा मेडिटेशन के अंदर ही रहा है। ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद भी करवाता हूँ। खुद भी करवाते हैं आप? ओके ठीक है। तो आपकी एक बुक है 5 पिलर पर्सनालिटी आर्किटेक्ट, जो कि ऑडियंस आपको पीछे दिख रही होगी सर के। तो ये जो बुक है इसमें आपने पर्सनालिटी के 5 पिलर के बारे में बात करी है। जी, तो थोड़ा सा बताएं वो 5 पिलर कौन से हैं? बिल्कुल। 5 पिलर्स के बारे में बताने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको इस बुक के ओरिजिन के बारे में बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने बचपन से एक डायलॉग सुना है,
कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। जी। उन 5 एलिमेंट्स को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने संस्कृत के सेंटेंस भी सुने हैं, श्लोकाज भी सुने हैं, पंचतत्वों से हम लोग कैसे बने हैं। जब उन 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, पैरेलली एक और थ्योरी है, जब आप गूगल पर उसको पढ़ेंगे, और मैं चाहूँगा ऑडियंस को कि गूगल पर आप पढ़िएगा पंचकोश के बारे में। ओके। कि पंचकोश क्या होते हैं। जब आप पंचकोश के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो ऑरा है या आपका जो शरीर है, इसके भी 5 लेयर्स हैं। ओके। उन 5 लेयर्स में आपका फिजिकल, मेंटल के अलावा आपका जो साइंटिफिक जोन है या आपका जो स्पिरिचुअल जोन है, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ओके। उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने 5 एलिमेंट्स डेवलप किए अपनी बुक के लिए, जिसमें मैंने कवर किया फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। ओके। ये मेरा एक रजिस्टर्ड फ्रेमवर्क है, 5 पिलर्स। और ये 5 पिलर्स मेरा ट्रेडमार्क है, मेरा रजिस्टर्ड फ्रेमवर्क है। इस दुनिया में इस थ्योरी के ऊपर सिर्फ आज के टाइम पर मैं ही काम कर रहा हूँ। और मेरा कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग का अगर कोई एक भी पिलर वीक है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग रिस्क में आ जाती है। एट द सेम टाइम अगर आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ये चारों पिलर्स वेल अलाइंड हैं तो समाज में आप बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर सकते हैं और समाज की ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। हर टॉपिक के बारे में अगर आप मेरी बुक में जब पढ़ेंगे तो ये प्योर सेल्फ हेल्प बुक है। और हर चैप्टर के बाद वहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज हर किसी के लिए दी है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। फिजिकल लेवल पर 0 to 10 के बीच में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मेंटल लेवल पर आप कहाँ स्टैंड करते हैं, स्पिरिचुअल लेवल, आपका इमोशनल लेवल एंड देन योर सोशल लेवल। अगर आप उन एक्टिविटीज़ को करते हैं, उन एक्सरसाइजेज को करते हैं तो थ्रू माई बुक आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। और बुक के लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर मैंने एक फ्रेमवर्क दिया है जहाँ पे आप 30 डेज में आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं एज पर माय फ्रेमवर्क, एंड 90 डेज में आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर में, 5 में से किसी भी पर्टिकुलर। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल फिजिकल पिलर में आपके मार्क्स आते हैं 4 out of 10। ओके। आपको पता कि ये मेरा 50% से भी कम है, यानी मेरी जो फिजिकल हेल्थ है वो बिलो एवरेज है। तो जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं उससे आप अपने आप को डेवलप करके 8 और 9 out of 10 पर ले जा सकते हैं। ओके। तो जैसे आपने बोला फिजिकल में किसी का 4 out of 10 आता है, तो फिजिकल में इसमें आपने क्या रखा हुआ है, लाइक 10 पुशअप करो, 15-20 बार स्क्वाट्स करो। अच्छा, आपने चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं जी, वो करिए ताकि आपको आपका लेवल पता चले। वैसे ही आपने कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे रखी हैं ताकि लोग उसको समझ करें, उसके बाद अपना सेल्फ एनालिसिस करें और जो उसमें क्वेश्चंस दिए हैं आपके बुक में उनके थ्रू वो अपने आप को एनालाइज करें। उसके बाद उनको एक असेसमेंट मिल जाता है। हमारे कुछ मिथ्स होते हैं, जैसे जब हम लोग पर्सनैलिटी की बात करते हैं यूजुअली लोग पूछते हैं कि मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए, आई एम लुकिंग गुड, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया हुआ है तो मेरी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे हम लोगों को बताते हैं इट्स नॉट योर पर्सनैलिटी, इट्स योर ग्रूमिंग। आप वेल ग्रूम्ड हैं। जब हम लोग पर्सनालिटी की बात करते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया फिजिकल पर्सनालिटी, जब हम फिजिकल लेवल की बात करते हैं उसमें खाली पुशअप, स्ट्रेंथनिंग, प्लैंक नहीं है। उसमें आपके और एस्पेक्ट्स आते हैं। आपकी नींद कैसी है, डाइट के बाद आपका फिजिकल लेवल कैसा रहता है, खाना खाने के बाद अगर आप बैठे हुए हैं आप कंफर्टेबल हैं या अनकंफर्टेबल हैं, सुबह उठने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, तो ये सब थोड़ा सा चलने के बाद जो आपका फिजिकल लेवल है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। दीज आर योर फिजिकल एस्पेक्ट्स। ओके। जब मेंटल की बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के, ऑल्दो ये स्टोरी मैंने अपनी बुक में भी डाली हुई है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं एक बहुत सीनियर मैनेजर के साथ बैठा हुआ था, डिस्कस कर रहे थे हम कुछ चीज़ें। उनका क्वेश्चन आता है कि सर पिछले कुछ दिन से मैं बहुत इरिटेटेड रहता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, मुझे लगता है कि मैं इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब्ड हूँ। ओके। ये क्योंकि सारे के सारे आपके पैरामीटर्स एलिमेंट इमोशनल लेवल के। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, कि रात को किस टाइम सोते हो। उन्होंने कहा यूजुअली तो 10 साढ़े 10 बजे सोता हूँ, लेकिन पिछले लगभग 10 दिन से मैं रात को 12-1 बजे सोता हूँ और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ, तो टोटल 4 से 5 घंटे सो रहा हूँ। इसके अलावा जब कुछ और ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो समझ में आया कि उनका इमोशनल लेवल बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिजिकल लेवल पे वो इतना इस टाइम डिप्राइव हो रखे हैं, डिस्टर्ब हो रखे हैं कि फिजिकल पिलर डिस्टर्ब होने की वजह से उनका इमोशनल पिलर हिला हुआ है। तो सिर्फ उनकी नींद ठीक करके, उनका स्लीपिंग साइकिल ठीक करके बाय डिफ़ॉल्ट आप उनका इमोशनल लेवल ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये अवेयरनेस नहीं है तो हम लोग सोचते हैं कि मैं इमोशनल लेवल पे स्केटर्ड हूँ या डिस्टर्ब्ड हूँ।
तो ये बुक हमें उन चीज़ों को समझने में, सीखने में, चीज़ों को सेग्रीगेट करने में और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब मेरा एक क्वेश्चन आता है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है वो, जी कि जैसे मान लीजिए आपने से किसी ने कुछ बताया, आपने उनसे क्वेश्चंस पूछ के वो करा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं रात के 2-3 बजे सोता हूँ, उठता मैं 10-11 बजे हूँ, ठीक है, जो कि मुझे नहीं करना, मुझे अपने स्लीप साइकिल ठीक करनी है, तो इसमें आप क्या मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपका लाइफस्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट है, आपके काम की वजह से है नहीं या नहीं, इन मैं जनरल स्क्रॉलिंग है। करता रहता हूँ। स्क्रॉलिंग करते रहते ठीक हैं। है। हम लोग ने एक बहुत बड़ा अच्छा डायलॉग बोलते हैं हाँ। कि अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते तो साक्षात त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ही नीचे वो उतर भी के नहीं आ कर जाए पाएंगे, सही बात है। तो भी आप नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं अपने अंदर बदलाव लाना चाहता हूँ, देन वी कैन हेल्प यू स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने रूटीन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके अपने मॉर्निंग टू नाइट के रूटीन को पूरा का पूरा कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसमें हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो लाइक आपका उसको ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि ये इसके लिए करते होंगे। क्वेश्चंस की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, सेल्फ अवेयरनेस, कि क्या वास्तव में आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आपका आंसर हाँ है, देन वी हैव क्वेश्चंस। अगर आपका आंसर ये नहीं, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, बड़ा सही चल रहा है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम आपको ज़बरदस्ती पुश नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने अभी 5 पिलर की बात करी, डेफिनेटली आपने काफ़ी लोगों का ये टेस्ट लिया होगा इसमें, या फिर लोग आपके पास आए होंगे, तो ऐसा कौन सा एक पिलर है जिस पे अक्सर लोग निगलेक्ट कर जाते हैं कि यार नहीं मेरा तो ये ठीक होगा, या वो सोचते हैं कि मेरा ठीक है बट एक्चुअली में नहीं होता? सबसे पहला पिलर ही लोगों का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल पिलर। ओके। आयुर्वेद से, योग से हम लोग एक स्टेटमेंट हमेशा सुनते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया। बहुत सुनते आए जी हैं, जी। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला भी पिलर हमारा शरीर ही है। निरोगी काया। निरोगी काया हम क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम लोग जब भी प्रायोरिटी सेट करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने फिजिकल लेवल को कॉम्प्रोमाइज करते पीछे हैं। रखते हैं लोग उसको। आपके कमर में दर्द है, आपको ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बाइक चला के पहुंच रहे हैं, गाड़ी चला के पहुंच रहे हैं, तेज स्पीड में पहुंच रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, भले ही आपका बैक पेन स्लिप डिस्क क्यों ना हो जाए, बट आप ऑफिस टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, सही बात है। एक स्टेटमेंट है सर जहाँ बोला जाता है, एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इनटू अ हेल्दी बॉडी। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपके बाकी के चारों पिलर्स की नींव हिली हुई है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आप अपने बाकी पिलर्स को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है अपने फिजिकल पिलर के ऊपर काम कीजिए। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हम बाकी 4 में से लाइक मान लीजिए किसी का स्पिरिचुअल वाला पिलर थोड़ा हिला हुआ है या फिर सोशल वाला हिला हुआ है, तो बाकी पे इफेक्ट आएगा नहीं आएगा इसका? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे इंटरलिंक्ड है। ओके। और आपका हर एक पिलर दूसरे पिलर को पूरी तरह से इफेक्ट करता है। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप इमोशनल लेवल पे किसी भी बात को लेकर, आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं ना कि जब आप नॉर्मल हो आपको गाने सुनने में अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन जब दिल टूटा हुआ है तो गाने समझ में आने लग जाते हैं। सही बात है। उसी दौरान अगर आप इमोशनल लेवल पे किसी भी वजह से डिस्टर्ब्ड हो, आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे, आपके मन में विचार नेगेटिव आएंगे, बाय डिफॉल्ट आपका जो मेंटल पिलर है वो हिल गया। हाँ। समाज में बाकी लोगों पे आप बार बार इरिटेट हो रहे हो, बार बार गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट हो जा रहे हो, आपका सोशल पिलर डिस्टर्ब हो रहा है, खाना आप टाइम से खा नहीं रहे हो, नींद आपको रात को ठीक से आ नहीं रही है, आपका फिजिकल पिलर डिस्टर्ब हो रखा है। ओके। तो ये सारे के सारे पिलर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ओके। तो आप कॉर्पोरेट में भी काफ़ी ज़्यादा अपने सेशंस देते हैं, तो आप उधर क्या करते हैं? उधर आपका क्या रोल रहता है? डिपेंड करता है कि कौन कॉर्पोरेट हमें किस पर्पज से बुला रहा है। तो लाइक मान लीजिए हमारी कंपनी है साइकोरियन मैट्रिमोनियल सर्विसेज, हम आपको बुलाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो और बढ़े। अभी जितनी ग्रोथ हो रही है वो हमें सही नहीं लग रही कि यार कम है थोड़ी, हम चाहते हैं कि इसकी और ग्रोथ हो और बढ़े आगे, तो आप बेहतर को और बेहतर बनाना चाहते हैं। जी। बिल्कुल सही। अगर मैं इस एस्पेक्ट में आपसे बात करूं, हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दैट्स TNA, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। ओके। किसी भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले उस बीमारी का डायग्नोस करता है, टेस्टिंग करवाता है, उसके बाद जब टेस्ट रिपोर्ट हाथ में आती है देन वो आपको रिजल्ट्स देते हैं या ट्रीटमेंट बताते हैं। बिल्कुल। एंड द एंड इज रिजल्ट। जी। एट द सेम टाइम अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि हम अपनी कंपनी को बेहतर से
और बेहतर बनाना चाहते हैं, देन वी विल विजिट टू योर कंपनी, वी विल डू TNA। ठीक है। TNA आपकी कंपनी के हर एम्प्लॉय का होगा, इंक्लूडिंग सीनियर टू जूनियर। उस TNA में एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपकी कंपनी के 100 लोगों का TNA किया, और TNA करने के बाद मुझे पता चला दैट्स ए साइकोमेट्रिक असेसमेंट। ठीक है। मुझे पता चला कि 10 लोग हैं जिनको वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रही हैं। ठीक है। 15 लोग हैं जिनको कोऑर्डिनेशन में चैलेंज आ रही हैं। ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रही हैं। नाउ वी हैव द डेटा, वी हैव द रिपोर्ट्स कि आपकी किस कंपनी के एम्प्लॉय को किस स्किल के ऊपर या किस सेगमेंट में ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हम उसके ऊपर काम करके उनको डेवलप करते हैं, उनके स्किल्स को डेवलप करते हैं, उनके वर्क लाइफ को बैलेंस बनाते हैं, और उनको काम करने में कैसे मदद मिल सकती है वो सजेशंस हम उनको देते हैं थ्रू आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओके। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है, दैट्स वी कॉल डिस्क असेसमेंट। डिस्क असेसमेंट। डिस्क असेसमेंट की जो मैं बात करता हूँ, DISC ओके। जब मैं डिस्क की बात करता हूँ तो डिस्क आपका प्योरली वर्क प्लेस बिहेवियरल असेसमेंट है। ओके। इसका आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जिन सज्जन ने डिस्क बनाया है, ये वही सज्जन है जिन्होंने हमें लाई डिटेक्टर टेस्ट दिया है। ठीक है। उन्होंने डिस्क जब बनाया, इट वाज हिज फर्स्ट इन्वेंशन। उन्होंने इसको पेटेंट नहीं कराया, और आम इंसान के लिए उन्होंने मार्केट में इसको विदाउट पेटेंट किए ह्यूमैनिटी के लिए फ्री कर दिया। टाइम के साथ लोगों ने इसके असेसमेंट्स को, उनके क्वेश्चंस को और उनके एंड रिजल्ट्स को पेटेंट कराया, जिससे कि वो सोसाइटी को एक रिजल्ट दे पाए। तो डिस्क के माध्यम से हमें एक्चुअल में पता चल जाता है कि किस पार्टिसिपेंट का वर्क प्लेस पे बिहेवियर कैसा है और वो कैसा हो सकता है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, कैसे वो डेवलप हो सकते हैं। तो इन तरीक़ों के माध्यम से हम लोग पूरा एक असेसमेंट करके साइंटिफिक तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ROI ट्रैक कर सकते हैं, और एंड ऑफ द ईयर में जाके हम उनको वो डेटा दिखा सकते हैं, रिजल्ट्स दिखा सकते हैं कि द मोमेंट वी स्टार्टेड विद यू, आपका डेटा, आपका बिजनेस, आपके नंबर्स ये थे। आज 1 साल बाद जब से हम लोग पूरा साइंटिफिक तरीके से आपके साथ काम कर रहे हैं, आज आपका एट्रिशन इतना कम हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा रिजॉल्व हुआ है, लोगों ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट कर दी है, और आपके टर्नओवर के अंदर इतने % का ग्रोथ आया है। ओके। तो ये आपका बेसिकली, अगर आप हमारी कंपनी को ये पर्टिकुलर चीज़ करने आएंगे तो आप इस तरीके से काम करेंगे। इसमें 2 टेस्ट रहेंगे, एक TNA और एक डिस्क। उन डिस्क के बाद हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। अच्छा। डिस्क से हमें खाली आपके बिहेवियर के असेसमेंट मिले हैं। ओके। कि आपका बिहेवियर कैसा है, उसके बाद हम आप लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करेंगे। बेसिकली TNA में आपका पर्सनल बिहेवियर कैसा है और डिस्क में आपका टीम का बिहेवियर, टीम के साथ बिहेवियर कैसा है? अगर मैं TNA में हमें ट्रेनिंग की नीड पता चली। अच्छा, ठीक है। कि ट्रेनिंग की नीड क्यों है। ओके। अब हमारे पास ट्रेनिंग की नीड है कि आपके इन एम्प्लॉयज को इस तरह की ट्रेनिंग की नीड है। ओके। डिस्क के माध्यम से अब हमारे पास आपके हर एम्प्लॉय का बिहेवियरल असेसमेंट है कि कौन लोग डोमिनेशन में अच्छे हैं, कौन इन्फ्लुएंस में अच्छे हैं, कौन बैक एंड वर्क में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और कौन काम कंपोज्ड है, किन के अंदर स्टडीनेस है। तो इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके अब हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं, और विद दोज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड रेगुलर फॉलोअप्स हम वो डेटा, हम वो ROI ट्रैक कर पाते हैं। ओके। तो आपने देखा होगा एक ही कंपनी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कम परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो टैलेंटेड भी ऑलमोस्ट हम एक सेम लेवल पे लेके चलते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा, ये डिफरेंस क्यों आता है? यहीं पर डिस्क आता है। डिस्क का जैसे मैंने बात की, देयर आर 4 पैरामीटर और 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ डिस्क। D स्टैंड्स फॉर डोमिनेंस, जी। I स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंस, S स्टैंड्स फॉर स्टडीनेस, एंड C स्टैंड्स फॉर कॉन्शियसनेस। इन 4 पैरामीटर्स में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बहुत इजी तरीके से। अगर आप कौन से हाथ से लिखते हैं? राइट। आप राइट हैंड से लिखेंगे, आप कितना आसानी से लिख पाएंगे? एकदम परफेक्ट, क्योंकि ये आपका डोमिनेंट हैंड है। जी। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आशु आप लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट कीजिए। आप लिख तो पाएंगे, लेकिन आप उतना अच्छा और उतने आराम से नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिफिकल्ट स्ट्रेच, कि आपने काम कर तो लिया लेकिन वो काम करने में आप अच्छे नहीं थे। जी। डिस्क के बिहेवियरल असेसमेंट के बाद आपको पता चलता, मान लीजिए मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और असेसमेंट के बाद आपको पता चलता है कि दीपक टेक्निकल में उतना अच्छा नहीं है, बट ये इन्फ्लुएंस करने में, मार्केटिंग करने में,
पब्लिक डीलिंग में, सेल्स में, क्लाइंट मीटिंग में बहुत अच्छा है। ओके। लेकिन आपने अपने ऑफिस में मुझे काम पकड़ा रखा है कि मुझे एक्सेल सीट्स मेंटेन करनी है, मुझे बैक एंड का काम करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरा तो आउटपुट कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो मेरा डोमिनेंस एरिया है वहाँ से आपने मुझे मेरे डिफिकल्ट काम में डाला हुआ है। मैं वहाँ काम तो कर रहा हूँ, लेकिन जो रिजल्ट्स मैं यहाँ ला सकता हूँ वो वहाँ नहीं ला तो पाऊंगा। इस तरीके से इस डिस्क हमारी तरीके हेल्प से करता है। डिस्क आपकी हेल्प करता है आपके पार्टिसिपेंट्स का, आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियरल जानने में, और एज पर देयर बिहेवियर कैसे आप उनको ग्रोथ कर सकते हैं उस बारे में आपको हेल्प करता है। ओके। तो जैसे हमने देखा है कि कंपनी के अंदर CXO लेवल के लोग होते हैं, जैसे CEO हो गए, CFO हो गए, CHO हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो इन लोगों की आपने क्या बिगेस्ट मिस्टेक देखी है? देर इज ओनली वन मिस्टेक जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो CXO लेवल है किसी भी कंपनी का, वो लीडर है या बॉस है। आपने जो वर्ड यूज किया, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ बॉस। डेफिनेटली। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। वी वर इन मानेसर, एक कॉर्पोरेट के साथ हम लोग टीम बिल्डिंग सेशन कर रहे थे, और हमने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी लोगों को करने के लिए दी। यूजुअली उस एक्टिविटी को करने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन एक ग्रुप ने उस एक्टिविटी को मात्र 5 मिनट में सॉल्व कर लिया। हमें नहीं पता था हु आर द पार्टिसिपेंट्स। ओके। जब मैंने पूछा कि किसने सॉल्व किया, सबने एक इंसान की तरफ इंडिकेट किया, राहुल ने सॉल्व किया। फॉर मी, मुझे नहीं पता था राहुल का डेजिग्नेशन क्या है ठीक है। और राहुल कौन है। आई वॉज मीटिंग देम वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है। मैंने सेम लेवल की दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी दी, अगेन बाकी सब लोगों को 30-40 मिनट्स लगे, सेम ग्रुप ने अगेन उस एक्टिविटी को 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लिया। जब मैंने पूछा अगेन किसने, सेम राहुल ने किया। मैंने राहुल से पूछा कि राहुल, कंपनी में आपका डेजिग्नेशन क्या है? तो राहुल ने कहा कि मैं सेल्स हेड हूँ एशिया पैसिफिक, ठीक है। कि इंडिया और एशिया में पूरा देखता हूँ। वहाँ पे वो जो उनका लीडरशिप ट्रेट था कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इस तरीके से मिलके अपलिफ्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे कि उस भीड़ में हम लोग पहचान भी नहीं पाए कि लीडर कौन है। बट एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे बॉस होता तो बॉस साइड में खड़े होकर ऑर्डर दे रहा होता, लोगों के काम करने के तरीकों में नुस्ख निकाल रहा होता। ओके। वहाँ पे पता चलता है कि जब आपने क्वेश्चन किया कि वो लीडर हैं या बॉस हैं। अगर लीडर हैं तो उनकी लीडरशिप को डेवलप किया जा सकता है। और इस धरती पे एक डायलॉग है, शायद मैं तो किसी को नहीं जानता जो ये बोले कि मुझे बड़ा अच्छा बॉस मिला है। पीठ पीछे लोग हमेशा बॉस को गालियां ही देते सही हैं, बात है, सही बात है। बट लीडर को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लीडर अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो अक्सर कॉन्फिडेंस में बहुत लैक करते हैं। इसके पीछे का आपको क्या लगता है रीज़न? टैलेंटेड लोग कॉन्फिडेंस में लैक करते हैं, डिपेंड करता है कि वो सही जगह पर है या नहीं। अच्छा। मैं टैलेंटेड हूँ, कॉन्फिडेंस भी है, बट जो मेरा नॉलेज है, जो मेरी एजुकेशन है, वो क्या सही जगह पर इस्तेमाल हो रही है? अगर नहीं, एक टेक्निकल बंदे से अगर आप बात करें कि स्टेज पे जाकर उनको स्पीच देनी है, तो कितना ही टैलेंट हो वो वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका डोमिनेंस नहीं है, वो उनका स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है। बट आप उनसे कोडिंग की बात कीजिए, आप उनसे कुछ डिज़ाइन करने की बात कीजिए, वहाँ पे आपको उनका कॉन्फिडेंस उनकी बातों में नहीं, उनके काम में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ओके। तो आपने डेफिनेटली हज़ारों लोगों के साथ, इवन ज़्यादा लोगों के साथ काम किया, तो ऐसा कोई बिहेवियरल पैटर्न है जो आपने एक कॉमनली ऑब्जर्व किया हो लोगों का? अगर मैं पिछले 20 सालों की बात करूं, लगभग मैं 1,80,000 लोगों से आज तक इंटरेक्ट हो चुका हूँ। 1,80,000? ऑलमोस्ट ओके। इन लास्ट 20 ईयर्स। ठीक है। और जब मैं इस नंबर की बात करता हूँ तो इस नंबर के अंदर हर सेगमेंट है। मैं सुपरवाइजर लेवल के साथ भी काम करता हूँ, मैं लीडरशिप लेवल के साथ भी काम करता हूँ, मैं कंपनी के CXO लेवल के साथ काम करता हूँ, एट द सेम टाइम मैं फॉर्च्यून 500 के साथ भी काम करता हूँ। ओके। सिर्फ एक डिफरेंस मुझे जो फील होता है लोगों की बातों से बात करने के बाद, ऑब्वियसली ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। जब भी आप किसी ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान से बात करेंगे, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करता है। लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो कंप्लेंट मोड में है, वो डिनाइल में है, वो ब्लेम मोड में है, तो आपको पता चलता है कि ये इंसान फिक्स्ड माइंडसेट वाला है और इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। और ये एक छोटा सा पैटर्न है जो आपको मदद करता है किसी इंसान के बिहेवियर को समझने में, कि इस इंसान की फ्यूचर को लेके, कंपनी को लेके, अपने आप को लेके, ग्रोथ को लेके किस तरह की सोच है। तो अक्सर हमने ये भी देखा है कि जैसे कंपनीज़ में जो एक यूथ होता है और एक से बहुत एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो 25 साल से, 20 साल से, 28 साल से, 30 साल से कंपनी में काम कर रहा है, और वहीं एक 20-22 साल का लड़का है,
जो शायद उनकी एक्सपीरियंस से भी कम एज वाला है, तो उनके बीच में अक्सर हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वो अपनी ट्रेडिशनल सोच लेके आते हैं। जेनजी कहता है, नया बच्चा कहता है कि नहीं, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें एआई ला सकते हैं या ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आप कैसे डील करते हैं? इस क्वेश्चन का लाइव एग्जांपल आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी जंतर मंतर पे यूथ ने, जेनजी ने प्रोटेस्ट किया जी। मोदी जी हमेशा स्टार्ट करते हैं मित्रों के साथ, वो हमेशा आते न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, बट उन्होंने जेनजीज के माइंडसेट को समझा। उन्होंने समझा कि जेनजीज रात को 12 बजे एक्टिव रहते हैं, हाँ। इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, और पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने लिंक्डइन पर, सॉरी मैं लिंक्डइन, चूंकि मैं हमेशा लिंक्डइन पर रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर आना चूज किया, वो भी सेल्फी वीडियो के साथ, वो भी रील के साथ, वो भी लैंडस्केप के साथ नहीं, पोर्ट्रेट मोड में, और हेलो फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट करना। और देखिए उनकी एक रील ने कितना कमाल कर दिया, 300 व्यूज, मिलियन व्यूज विद इन 24 आवर्स। मेरे कहने का मतलब क्या है कि बदलते वक्त के साथ काम करने के तरीके बदल चुके हैं। अगर उन तरीकों के साथ हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आने बहुत नेचुरल है। ऑब्वियसली जब हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस की, उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, काम करने के तरीके बदल चुके हैं, और ऐसे तरीके आ चुके हैं जहाँ पे जेनजी उस काम को बहुत स्मार्टली डिलीवर कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट की जगह एक दूसरे को समझना, उनके वर्किंग स्टाइल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम लोग वो समझ पाते हैं तो आप उस यूथ को, उस यूथ की एनर्जी को, उस यूथ के टैलेंट को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी ग्रोथ दिला सकते हैं। ओके, तो ऐसी कोई गलतियाँ हैं जो अक्सर आप देखते हैं कि जेनजी जो या यूथ जो है वो करता रहता है? उनका वर्किंग स्टाइल, उनका एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन, या बट आई थिंक दैट्स देयर वर्किंग स्टाइल, दैट्स देयर वर्किंग स्टाइल। वो मैं गलतियां नहीं कहूँगा। अब मैं मिलेनियल्स में आता हूँ, मुझसे ऊपर वाले किसी और जनरेशन में आते हैं, तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये सबका वर्किंग स्टाइल है। मैं एक 20 साल 22 साल के एम्प्लॉय को अपने माइंडसेट से अगर ट्रीट करना चाहूँगा तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे ही होंगे। बिल्कुल। बट अगर मैं उनको उनके वर्किंग स्टाइल से वो स्पेस देता हूँ तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ही ख़त्म हो जाएंगे। और आज के टाइम पे जितना भी हम लोग कॉर्पोरेट के साथ देखते हैं, एमएनसी के साथ देखते हैं, वो माइंडसेट बदल रहा है, उनको उनके स्टाइल से काम करने का उनको मौका दिया जा रहा है। तो इसमें हमने अक्सर देखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक रोल प्ले करती है, तो उसका कितना रोल रहता है? क्या ज़रूरी है वो होना, या उसके बिना भी काम चल सकता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा गहराई से हम लोग समझना चाहेंगे। बिल्कुल। आपने एक वर्ड सुना होगा सर, IQ। हाँ जी, हाँ जी। सब जानते हैं कि किसका IQ कितना है जी। जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वोशेंट। लेकिन जब आप EQ के बारे में बात करेंगे, इमोशनल क्वोशेंट के बारे में बात करेंगे, आपका IQ ऑलरेडी 100 प्लस है, 120 प्लस है, आप जीनियस हो, आप लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपकी उस ग्रोथ में आपके IQ का जो रोल है वो मात्र 10 से 20% है। ओके, 10, बस IQ का 10 से 20% रोल है। बाकी का जो 80% आपका जो योगदान है वो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का है। लेकिन वही एक पार्ट है जहां हम अक्सर फेल हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अपने करियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, IQ तो आपका था ही, आपका EQ डेवलप होता जाता है, और वो डेवलप्ड EQ आपको लाइफ में बहुत आगे जाने में मदद करता है। EQ के जो बारे में जब हम लोग बात करते हैं, EQ के जो कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। जब आप सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, आप सेल्फ अवेयर्ड हो, आप जानते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, हेल्दी रहने के लिए कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर इंसान कर सकता है? योगा में भी आपको गाइडेंस चाहिए। कोई और? वॉक। हाँ, आप करते हैं? हाँ, मैं तो करता हूँ। लेकिन 80% लोग वॉक नहीं करते हैं जी। जानते हैं कि वॉक करने से शरीर फिट रहता, लेकिन नहीं करते हैं। ना करने का रीजन सेल्फ अवेयरनेस। आपने अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट की, आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी पास करके, कॉलेज पास करके जॉब में आ गए हैं, आपने एक पैकेज पे काम करना स्टार्ट किया। हर साल जो 10% 15% आपकी ग्रोथ हो रही है, आप उसके साथ आगे जा रहे हैं। बट विद सेल्फ अवेयरनेस दूसरे एम्प्लॉय ने समझाया। एग्जांपल ले लेते हैं कि दीपक और आशु ने साथ में जॉब करना स्टार्ट किया। दीपक ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं, IQ बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं। लेकिन आशु के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आई कि अगर इस तरीके से बढ़ता रहा, 20,000 रुपये की सैलरी से लाख रुपए पहुंचने में मुझे 5 साल नहीं 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी?
तो विद दैट सेल्फ अवेयरनेस आशु ने कुछ एडिशनल कोर्सेज करने स्टार्ट किए, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने स्टार्ट किए, और विद इन 1 ईयर 2 ईयर वो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, अपने कमर्शियल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इस लेवल पर ले आए कि कंपनी अब उनको हर 3 महीने 6 महीने में प्रमोट कर रही है। तो ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट जो रोल प्ले किया ये किया आपके सेल्फ अवेयरनेस ने, और आपका वो सेल्फ अवेयरनेस आपके IQ का नहीं, आपके EQ का कंपोनेंट है। तो EQ में आपने जैसे सेल्फ अवेयरनेस को इम्पोर्टेंस दी, तो क्या EQ के अंदर सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस आती है और चीज़ें भी आती हैं? इसके अंदर बेसिकली हम लोग 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ओके सेल्फ अवेयरनेस के बाद हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है। बिल्कुल। दैट्स वी कॉल सेल्फ मोटिवेशन। मेरी भाषा में मैं उसको वर्ड को नाम देता हूँ हार्ट बटन। हार्ट बटन, हार्ट जी, ये आपका हार्ट बटन है। अगर आपको अपना पर्पज पता है तो आप जीवन में कभी भी मिसगाइड नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप काम किस वजह से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारे जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो आपको बहुत मदद करते हैं। ओके, तो उसके अंदर सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस भी आती है EQ के अंदर, और कुछ भी आता है? जब हम लोग EQ के बारे में बात करते हैं, इमोशनल क्वोशिएंट या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली इसके 5 कंपोनेंट्स हैं जी। कौन कौन से? सेल्फ अवेयरनेस उसका पहला कंपोनेंट है। सेल्फ अवेयरनेस के बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन। ओके, सेल्फ रेगुलेशन। ओके, देन वी टॉक अबाउट एम्पैथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोगों ने आज तक सिंपैथी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन एम्पैथी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन, एंड फिफ्थ दैट्स सोशल स्किल्स। दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल क्वोशिएंट। अगर हम इन 5 कंपोनेंट्स पे काम करना स्टार्ट कर दें तो हम अपने आप को वो इंसान बना सकते हैं, नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, बल्कि हम उस सोसाइटी के अंदर वो इंसान बना सकते हैं जैसा आप अपने सपने में सोच सकते हैं, अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। with these 5 के components। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एम्पैथी के बारे में बात करते हैं जी। एम्पैथी के बारे में जब बात करते हैं तो मुझे चोट लगी है या मैं किसी फाइनेंशियल लॉस में हूँ तो आपको मुझसे सहानुभूति हो सकती है। दैट्स वी कॉल सिंपैथी। ओके, उस सिंपैथी में आप मेरी हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं एम्पैथी की, एम्पैथी को सरल शब्दों में अगर आपसे बात करूं कि किसी दूसरे के जूते में अपना पैर डाल के देखना, उसके सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। किसी सेम सिचुएशन के लिए आपका मेरा झगड़ा हो रहा है, लेकिन हम दोनों का जो मेंटल लेवल है या जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अगर आप एक एम्पैथेटिक इंसान है, आप मेरी सिचुएशन समझने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो चांसेज है कि हमारा कभी झगड़ा ही नहीं होगा। जब मैं बात करूं मोटिवेशन के बारे में, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप मोटिवेट हुए, उसके बाद धीरे धीरे वो भूत उतरा, आप नॉर्मल हो गए, बट आप सेल्फ मोटिवेटेड है। कॉलेज पढ़ते हुए आपके ऊपर एजुकेशन लोन हुआ, उस एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट चढ़ते चढ़ते आज वो 40-50 लाख रुपए का लोन हो चुका है, और आप एक रिस्पॉन्सिबल बेटे हो। आप चाहते हो कि आप अपने फादर को जल्दी से जल्दी उस एजुकेशन लोन से फ्री कर दें। आपका वो हार्ट बटन है, आपको सेल्फ मोटिवेशन है। उसके लिए आपको सुबह क्यों उठ के ऑफिस जाना है, क्यों नीड नहीं है उसकी, एक्स्ट्रा काम करने, कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको आपका वाई क्लियर है। सोशल स्किल्स, आज के टाइम पे हमें सोशल स्किल्स की बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? सोसाइटी में कैसे रहना, लोगों से डील कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है, टीम के साथ कैसे काम करना है, कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे काम करना है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस है तो आप अपने आप को रेगुलेट कर सकते हो, बट सेल्फ रेगुलेशन नहीं है तो अगेन आप अपने मूड को, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को कई बार कंट्रोल और मैनेज नहीं कर पाते हो। तो आपका इमोशनल क्वोशिएंट बेसिकली आपको चलाता है। ओके, आपका आपका IQ आपको हेल्प करता है अच्छी जॉब दिलाने में, सोसाइटी में अच्छा नाम कमाने में। आपका EQ आपको मदद करता है समाज में ऊपर उठाने में, आपके अपलिफ्टमेंट में आपकी हेल्प करता है। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है EQ की। बहुत इम्पोर्टेंट, टाइम के साथ ये बहुत डेवलप हुआ है। आप अगर मेरी बुक भी पढ़ेंगे आपको उसमें बहुत सारे पार्ट्स, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं मेरी बुक के टोटल में से आपको लगभग 50% आपको EQ समझने को मिलेगा। ओके, पढ़ूंगा मैं इसको डेफिनेटली कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए मेरा भी। बिल्कुल
ओके, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी का कितना रोल रहता है? जब मैं अपनी बुक लिखना स्टार्ट किया जी। उसमें मैंने 5 पिलर्स को इंक्लूड किया, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल। स्पिरिचुअल पिलर बेसिकली हमारा बेस है, जिसके ऊपर आपके चारों पिलर्स बहुत अच्छे से बैलेंस रह सकते हैं। कारण बताता हूँ क्यों। जब आप पढ़ते हो या गूगल पे जाके जब आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे, आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, पता है। तो मज़ा आएगा सुनने में, पढ़ने में आपको कि जहाँ साइंस ख़त्म होता है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। लेकिन हम इतने ब्रॉड इसके विजन में नहीं जाएंगे। हम अपने एस्पेक्ट में बात करें कि जब आप फिजिकल लेवल से, भौतिक लेवल से या सिर्फ फाइनेंस लेवल से बाहर निकल के लाइफ के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, मैनकाइंड के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, समाज के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, तो वो आपकी आध्यात्मिकता का रोल आता है, दर्शाता है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप जो काम करते हो, इस काम करने का पर्पज क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस का पर्पज क्या है, आप बेसिकली समाज में क्या दे रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। कल जब आप इस समाज से जाते हो, इस दुनिया से जाते हो, जब आपके बारे में बात हो, तो ऐसा क्या काम है जो आपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए किया। सही बात है। अगर आपका स्पिरिचुअल पिलर स्ट्रांग है तो आपको उन चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा। अगर नहीं है तो जैसे दुनिया आती है, दुनिया चली जाती है, वैसे ही आप रह जाओगे। बिल्कुल। तो इसमें इतना हमारा बहुत, मतलब कि एक ह्यूमन का अगर कंप्लीट डेवलपमेंट चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, तो स्पिरिचुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ओके। आज के टाइम पे कहीं ना कहीं, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं जेन जी के बारे में, बीच के अगर जनरेशन को छोड़ दिया जाए, आज हम लोग देखते हैं आज के टाइम पे कितने क्लबिंग होते हैं, भजन क्लबिंग होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। अभी बड़ा फनी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसको पढ़ के मुझे अच्छा लगा कि जब से जेन जी वाली जनरेशन स्टार्ट हुई है, जो अल्कोहल का कंजप्शन है हिंदुस्तान के अंदर, वो कम हो गया है। हाँ जी, ये कहाँ पढ़ा आपने? जैन जी आज के टाइम पे अल्कोहल को कम कंज्यूम कर रहे हैं और बाकी स्पिरिचुअल और बाकी चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मुझे ऐसा पता नहीं था, ऐसा है भी। मुझे लगा इम्पैक्ट बढ़ा होगा, मुझे तो ये लगा नहीं, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि मैं भी पर्सनली देखता हूँ कि बच्चे 13-13 साल, 14-14, 12-12 साल से ही पीने स्टार्ट हो चुके हैं। पीना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो पीने की क्वालिटी क्या है और उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। अच्छा, कि पीने के लिए पी रहे हैं या कभी कभार के लिए पी रहे हैं, वो मैटर भी काफ़ी करता है। 12 साल का बच्चा तो खैर हम क्या ही जज करें। खैर उसको तो हम क्या ही जज करें। ओके, तो दिस इज़ इट फॉर दिस पॉडकास्ट। और आई होप ऑडियंस को बहुत चीज़ें आज समझ आई होंगी अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में, और कुछ उनको भी सेल्फ हेल्प मिल पाई होगी और कुछ ग्रोथ वो कर पाएंगे अपनी लाइफ में इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। और थैंक यू सर अगेन फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। अपने टाइम निकाला आपने, वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू मेरे आशु, मुझे बुलाने के लिए। और सच में आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला कि हम लोग इतनी देर बात कर चुके हैं। आपने वो बोला था ना कि किस बात करिए, पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, तो पता नहीं चला आपकी और मेरी एनर्जी कितना मैच हो गई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।